ये कहानी है दिल्ली की एक आतंकी साजिश की। और ये साजिश रची थी उन डॉक्टरों ने जिन्होंने जिंदगियां बचाने की कसम खाई थी, पर उन्होंने ही जाने लेने का एक पूरा एक भयानक प्लान बना डाला। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे स्टेट में टॉप करने वाले होनहार डॉक्टर मास्टर आतंकवादी बन गए। ये सवाल यकीन मानिए हमें बहुत गहरी जड़ों तक ले जाता है, शिक्षा, कट्टरता और उन जगहों की जड़ों तक जिन्हें हम सबसे महफूज समझते हैं। मिलिए उमर उन नबी से। पढ़ाई में इतना तेज कि उसने स्टेट मेडिकल ऑफिसर की परीक्षा में पहली रैंक हासिल की। सोचिए, एकेडमिक लेवल पर यह सबसे ऊंची बात है, एक ऐसा फ्यूचर जो कितना ब्राइट होना चाहिए था। पर इसी तेज दिमाग का इस्तेमाल एक ऐसे धमाके को अंजाम देने के लिए किया गया जिसमें 15 बेगुनाह लोगों की जान चली गई। एक तरफ इतनी बड़ी कामयाबी और दूसरी तरफ इतनी बड़ी तबाही। ये कितना अजीब और चौंकाने वाला विरोधाभास है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, ब्रिलियंट माइंड्स डार्क प्लॉट। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं है, बल्कि ये तो पढ़े लिखे बेहद होशियार लोगों के एक पूरे नेटवर्क की है, जिन्होंने साथ मिलकर एक आतंकी सेल बनाया। इस कहानी की शुरुआत होती है दो बचपन के दोस्तों से, पड़ोसी भी थे, उमर उन नबी और मुजम्मिल शकील। ये कश्मीर के एक ऐसे गांव से थे जिसे डॉक्टरों का गांव कहा जाता है। दोनों ने साथ में मेडिकल की तैयारी की। उमर का एडमिशन तो हो गया श्रीनगर के टॉप सरकारी मेडिकल कॉलेज में, जबकि मुजम्मिल एक प्राइवेट कॉलेज में चला गया। रास्ते तो एक जैसे ही शुरू हुए थे, पर बहुत जल्द एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर आकर मिलने वाले थे। और देखते ही देखते एक पूरा का पूरा नेटवर्क तैयार हो गया। उमर जो कि मास्टरमाइंड था, मुजम्मिल जो बम बनाने वाला था, और इनके साथ थे आदिल, मुजफ्फर, शाहीन, इरफान और निसार। ये सब के सब दो मेडिकल कॉलेजों के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए थे, और यही कॉलेज बन गए थे कट्टरता फैलाने और भर्ती करने के अड्डे। जीएमसी श्रीनगर में इरफान अहमद और निसार उल हसन जैसे फैकल्टी मेंबर्स ने इन होनहार तेज दिमाग वाले छात्रों को पहचाना। उन्होंने टेलीग्राम पर और आमने सामने की बातचीत में भारत के खिलाफ जहर घोलना शुरू कर दिया। मतलब जो जगह इलाज और सेवा के लिए बनी थी, वो धीरे धीरे नफरत फैलाने का अड्डा बन गई। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, द यूनिवर्सिटी सेफ हेवन। जाहिर है इतनी बड़ी साजिश को पनपने के लिए एक सुरक्षित जगह की जरूरत थी, और वो ठिकाना इन्हें मिला फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में। अब ये कोई मामूली यूनिवर्सिटी नहीं थी, इसका तो पूरा इतिहास ही धोखाधड़ी और क्रिमिनल कनेक्शन से भरा पड़ा था। देखिए, इसके फाउंडर ने एक चिट फंड घोटाला किया, जेल गया और फिर पाकिस्तान भी गया। यहाँ तक कि एक छात्र का नाम सीरियल ब्लास्ट में सामने आया था, और फिर 2021 में इसी आतंकी सेल के सदस्यों को बिना किसी बैकग्राउंड चेक या एनओसी के नौकरी पर रख लिया गया। आप सोच सकते हैं, असल में इस यूनिवर्सिटी की नींव ही करप्शन पर रखी गई थी। मतलब मुर्दा लोगों के नाम पर फर्जी दस्तावेजों से जमीनें हथियाई गई थी। तो माहौल ही ऐसा था जहां नियम कानून ताक पर रखे जाते थे, और यही माहौल एक आतंकी साजिश को छिपाने के लिए एकदम परफेक्ट जगह बन गया। और इसी करप्ट माहौल का फायदा उठाकर हॉस्टल की बिल्डिंग नंबर 17 को इन लोगों ने अपना कमांड सेंटर बना लिया। यहीं से ये लोग अपनी प्लानिंग करते, पैसों का लेन देन करते, और मजे की बात ये है कि अधिकारियों की नाक के नीचे अपना पूरा ऑपरेशन चला रहे थे। अब बात करते हैं तीसरे हिस्से की, ब्लूप्रिंट फॉर अ कैटास्ट्रोफी। देखिए, ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं था, ये तो पूरे देश को हिला देने वाली एक बहुत बड़ी, बहुत ही खतरनाक योजना थी। इनका प्लान कई स्टेप्स में बटा हुआ था। पहला, तुर्की जाकर 20 दिन की विस्फोटक और ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग लेना। फिर बम बनाने के लिए 1600 किलो खाद खरीदना। उसके बाद 32 कार बम तैयार करना। और फिर 6 दिसंबर 2025 को ऑपरेशन D6 के नाम से एक साथ कई शहरों में हमास स्टाइल ड्रोन अटैक और सीरियल ब्लास्ट करना। मतलब इस प्लान का जो स्केल था और जिस बारीकी से इसे बनाया गया था, वो सच में हैरान करने वाला था। शुरुआत में तो इन्होंने ऑपरेशन के लिए पैसे भी खुद ही जुटाए, ताकि किसी बाहरी फंडिंग पर शक न हो। आदिल, मुजफ्फर, मुजम्मिल और बाकी सब ने मिलकर करीब 26 लाख रुपए जमा कर लिए थे। आपस में बात करने के लिए ये लोग कोड वर्ड्स का इस्तेमाल करते थे। हथियारों को कहते थे मेडिसिन स्टॉक, हमले की जगह को कहते थे ऑपरेशन थिएटर, और जब विस्फोटक तैयार हो जाते
तो इनका कोड होता था, बिरयानी तैयार है, दावत के लिए तैयार हो जाओ। कितना चिलिंग है ये, है ना? सब कुछ इनके प्लान के हिसाब से ही चल रहा था, लेकिन फिर एक छोटी सी मामूली सी गलती ने सब कुछ पलट कर रख दिया। अब आते हैं चौथे हिस्से पर। एक पोस्टर ने सब कुछ उजागर कर दिया। इस पूरी साजिश का पर्दाफाश हुआ श्रीनगर में लगे एक बहुत ही मामूली से पोस्टर से। ये पोस्टर जैश ए मोहम्मद ने लगाया था, एक धमकी भरा पोस्टर जिसे शायद ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते, लेकिन इस बार एक पुलिस अफसर की नजर इस पे पड़ गई और उन्होंने इसे गंभीरता से ले लिया। इसके बाद तो जांच इतनी तेजी से आगे बढ़ी कि आप सोच भी नहीं सकते। 17 अक्टूबर को एसएसपी जीवी संदीप चक्रवर्ती ने पोस्टर देखा। अगले ही दिन 18 अक्टूबर को सीसीटीवी से पोस्टर लगाने वाले पकड़ में आ गए। 19 अक्टूबर को उनकी गिरफ्तारी हुई और उन्होंने अपने हैंडलर इरफान अहमद का नाम उगल दिया। और बस 20 अक्टूबर को इरफान की गिरफ्तारी होते ही अल फलाह यूनिवर्सिटी की पूरी साजिश सामने आ गई। सोचिए, सिर्फ 4 दिनों के अंदर एक राष्ट्रव्यापी आतंकी साजिश का भंडाफोड़ हो गया। जैसे ही इस नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ तो मास्टरमाइंड उमर एकदम हताश हो गया। अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर है, डेस्परेट फाइनल एक्ट। पुलिस की रेड के बाद उमर 9 दिनों तक, सोचिए 9 दिनों तक 10 बाय 14 फीट के एक छोटे से कमरे में छिपा रहा। वो कभी बाहर नहीं निकला, नहाया तक नहीं। उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। ये दिखाता है कि वो दिमागी तौर पर किस कदर टूट चुका था और कितना ज्यादा डेस्परेट हो गया था। और फिर आए उसके आखिरी 20 घंटे। सुबह 1 बजे उसने नू के एक एटीएम से पैसे निकाले। पूरा दिन वो दिल्ली की सड़कों पर घूमता रहा, इंडिया गेट से कनॉट प्लेस तक जगह देखता रहा। दोपहर 3:29 पर वो लाल किले की पार्किंग में घुसा और फिर पार्किंग के अंदर ही करीब 3 घंटे लगाकर उसने कार में बॉम्ब असेंबल किया और शाम 6:52 पर लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक ट्रैफिक लाइट पर उसने अपनी कार को उड़ा दिया और अपनी इस हताशा में 15 लोगों को अपने साथ ले गया। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये लोग पकड़े नहीं जाते तो क्या होता? पुलिस ने इनके किराए के कमरों से 358 किलो रेडी टू यूज विस्फोटक बरामद किया। ये तो उस तबाही का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था जिसे होने से रोक लिया गया। यही नहीं, अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स के लॉकर से AK-47 जैसे मिलिट्री ग्रेड हथियार मिले थे। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि कैसे एक पढ़ने पढ़ाने की जगह को आतंकवाद के अड्डे में बदल दिया गया था। तो सवाल ये उठता है कि जब पढ़ाई लिखाई की जगहें आतंक का गढ़ बन जाएं, तो असल में जिम्मेदार कौन है? क्या सिर्फ वो कुछ लोग या फिर वो पूरा सिस्टम, वो संस्थाएं भी जिम्मेदार हैं जो इस तरह की नफरत को अपने अंदर पनपने देती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।